नमस्कार, अक्ष एडू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज के तहत 4 वीडियो अपलोड किए हैं तथा एक उसी के पैरेलल में पर्यावरण की सीरीज शुरू की है जिसका यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन काल में उगाए जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? इसका उत्तर होगा अंजीर। अंजीर जो है बहुत कम पानी में हो जाता है, यही इसका कारण रहा होगा कि इसको सबसे पहले उगाया गया। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन काल में उगाए जाने वाला अनाज, तो इसका उत्तर होगा जौ। एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? इसका उत्तर होगा मेहरगढ़ नामक स्थान पर मिलते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है? अभी के पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? इसका उत्तर है 33% पे। इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, वन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार हमें परीक्षा में पास होने के लिए 33% मार्क्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन जीने के लिए 33% भूभाग पर वनों का होना जरूरी है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना था। अब देखिए, इसमें राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1988 में। आपको बहुत सारी सन और बहुत सारे दिवस डेट याद करने होंगे आगे भी, तो जिससे याद करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में, तो वन नीति को आप इस तरह से लिख लिए, ONE1, और नीति को NEE और TI। देखिए, वन का हुआ 1, N से 9, इस वाली E से 8 और इस वाली E से 8, इस वाली से ट्री होगा, T से ट्री और I से इंडिया। देखिए, ये तो एक सन बन गई 1988। T का मतलब ट्री, ट्री का मतलब वन, ठीक है, और I से इंडिया भारत। इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है। अगर आप बिना ट्रिक के याद कर सकते हो तो इस ट्रिक को इग्नोर कर दें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 अप्रैल। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1969 में कैलिफोर्निया के तेल रिसाव की वजह से त्रासदी हो गई, जिसमें कई लोग आहत हुए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का फैसला किया गया। इसके बाद नेल्सन कौन थे? अमेरिका के पर्यावरणविद थे तथा राजनेता थे। उन्होंने आह्वान किया 22 अप्रैल 1970 को। लगभग 2 करोड़ अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में हिस्सा लिया था। ये इसके पीछे की कहानी रही। अब देखो, प्रश्न ये उठता है कि 22 अप्रैल को हम कैसे याद रखें। देखो, इसके लिए मैं आपको छोटी सी हिंट बता देता हूँ। अब बात आती है पृथ्वी दिवस की, तो ये हमने एक पृथ्वी हमारी कुछ इस तरह से है। इस पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा काटती है जो कि काल्पनिक है, इसे भूमध्य रेखा कहती हैं। कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में बांट देती है। उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर पर एक रेखा काटती है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। कितने भागों में बांट देती है? ये भी 2 भागों में बांट देती है। अब टोटल कितने भाग हो गए इसके? 1, 2, 3, 4 भाग हो गए। देखो, अभी एक तिथि बन चुकी है 22/4 अर्थात 22 अप्रैल। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सफोकेशन क्या है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। सफोकेशन का अर्थ ही ये होता है घुटन, ठीक है। अगर आपका हिंदी अर्थ देखोगे तो घुटन। अब जो ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें घुटन होने लगती है, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है लखनऊ में, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद करोगे? देखो दोस्तों, बहुत सारे संस्थान आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कौन सी जगह पर है ये आपको पढ़ना है, तो इनमें क्या हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको बिना ट्रिक के याद हो रही है तो आप ट्रिक को इग्नोर कर दें, ठीक है। अब जब कभी भी हम लखनऊ को पढ़ेंगे उसे लाख पढ़ेंगे, लाख से रिलेट करेंगे, ठीक है।
तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है उसमें लाखों रुपए लगे थे। ठीक है, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा पैसे लगे होंगे, लेकिन इसको सिर्फ याद करने की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका उत्तर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए इसमें होता क्या है। जब एक सैंपल के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, जिनको जैविक सामग्री कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ और जैविक सामग्री का अर्थ होता है कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं का अपशिष्ट या कूड़ा कचरा, ठीक है, उसे कहते हैं कार्बनिक पदार्थ या जैविक सामग्री, को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को BOD कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये एक पात्र दिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। उस पानी में आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ग्रीन कलर के इसमें जीवाणु, ये जो ग्रीन कलर है ये क्या है? इनको जीवाणु, ठीक है। और जो इसमें आपको ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जैविक सामग्री। मैंने बताया था आपको जीव जंतु पेड़ पौधों का कूड़ा कचरा, ठीक है। और इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लू पॉइंट। ब्लू पॉइंट है आपके ऑक्सीजन। आपको पता ही होगा ऑक्सीजन जल में घुली हुई होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है, जल का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, और इसमें ये O है, ये ऑक्सीजन है। अब देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको जीवाणु हैं, ये वाले ग्रीन कलर के, अब ये जो ब्लैक पॉइंट वाले जैविक सामग्री है इसको विखंडित करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ने के लिए इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी ज़्यादा इसमें ये अपशिष्ट पदार्थ होंगे, कूड़ा कचरा, उतनी ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत होगी। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। अगर कम कचरा होगा तो कम मेहनत करेंगे, ऑक्सीजन की खपत कम होगी। इस तरह से हम ये पता लगा लेते हैं कि इसमें प्रदूषण कितना है। तो ये तो रही BOD की पूरी प्रक्रिया। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कौन से मंडल में उपस्थित है? तो इसका उत्तर होगा ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। देखिए वायुमंडल की 5 परत होती हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। उनमें से एक परत होती है समताप मंडल, तो ओजोन परत उसी के निचले हिस्से में पाई जाती है, ये आप याद रख लें। उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, सैटेलाइट कहाँ स्थापित होते हैं? इसका उत्तर होगा आयन मंडल में, ठीक है। अब आप 2 मंडल के बारे में जान चुके हैं, समताप मंडल और आयन मंडल, ठीक है। और बाकी डिटेल में हम नीचे इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये 5 परत मैंने आपको बताई। पहली है क्षोभ मंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। दूसरे नंबर की समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। आपको हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी अवश्य ही याद करनी है, क्योंकि कई बार हिंदी में ना दे के सीधा अंग्रेजी में दे दिया जाता है। जैसे पूछ लेगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो सीधा स्ट्रेटोस्फीयर लिखा होगा, ऑप्शन में आपको समताप मंडल नहीं मिलेगा। तो उस समय अगर आप अंग्रेजी इसकी नहीं जानते होंगे तो इसको गलत कर देंगे। लेकिन ये बहुत ही आसान है, दोनों एस से बनने, से समताप स्ट्रेटो, ठीक है। इसी प्रकार से मध्यमंडल और मीजोस्फीयर दोनों में से बनने, में से, ठीक है। और तीसरा है आयन मंडल या आयनोस्फीयर, दोनों आ से बन रहे हैं। और सबसे आखिर वाला है बहिर्मंडल, इसको बाह्य मंडल भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। देखो एग्जिट आपने लिखा हुआ देखा होगा, एग्जिट का मतलब होता है बाहर। आपने विभिन्न जगह पर, ऑफिस में या कहीं रेलवे स्टेशन वगैरह पर जगह जगह पर देखा होगा एग्जिट, ठीक है। इसी एग्जिट से बना है एक्सो, ठीक है। इसका मतलब होता है बाह्य मंडल। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो आयन मंडल है इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर, ताप मंडल, ठीक है। अगर ताप मंडल कहीं लिखा आ जाए तो समझ लेना कि वो इसी की बात कर रहे हैं, आयन मंडल की बात कर रहे हैं। चलो अब तो हम समझ गए इनके नाम और क्रम, ठीक है। क्रम कौन सा है? क्रम मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा यानी सबसे निचली जो परत है क्षोभ मंडल,
उससे ऊपर की समताप मंडल। समताप मंडल इसका इसलिए नाम है कि यहाँ पर तापमान समान रहता है। इससे नेक्स्ट है मध्य मंडल, और इससे आगे वाला है आयन मंडल, और उससे आगे है सबसे बाहर बाह्य मंडल। ठीक है, ये इनका क्रम और नाम है। अब इनमें होने वाली घटनाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी परत में क्या होता है। देखिए, जो सबसे नीचे वाली परत है उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। बादल, वर्षा, ओला पाला, गरज, तूफान, सारे आंधी तूफान इसी में आते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में। उससे अगला है समताप मंडल। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जैसा कि हमारा प्रश्न था भी कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो उसका उत्तर था समताप मंडल की निचले हिस्से में। वायुयान इसी में उड़ते हैं। देखिए, क्योंकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो उनसे बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हवाएं वगैरह चलती हैं, ठीक है, बादल बादल होते हैं, तो जो वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि किस मंडल से वायुयान उड़ान भरते हैं, तो उड़ान तो वो पृथ्वी से भरते हैं, तो उस समय उत्तर होगा क्षोभ मंडल, यानी कि वो पृथ्वी की सबसे पास वाली मंडल को पूछना चाहते हैं, तो उस समय आपका उत्तर ये होगा। और सामान्यतः कहाँ पर उड़ते हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। उड़ान कहाँ से भरते हैं, तो क्षोभ मंडल, और कहाँ पर उड़ते हैं, समताप मंडल। ठीक है, ये आपको अंतर याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्कापिंड जलते हैं। आपने टूटता हुआ तारा देखा होगा, तो उसी को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है तो मध्य मंडल में वो जलकर पूर्णतः नष्ट हो जाता है। अगर वो पृथ्वी तक आ जाए तो पृथ्वी को हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, ये काम होता है मध्य मंडल का। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। इसमें रेडियो तरंगें या सैटेलाइट पाई जाती हैं। ये रेडियो तरंग और सैटेलाइट की वजह से ही हमारे टेलीविज़न और रेडियो आदि चलते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे वायुमंडल की परतें और उनमें होने वाली घटनाएं। ठीक है, अब एक चित्र के माध्यम से मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए जो ट्रोपोस्फीयर है, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं, इसमें आप देखें कि मौसम संबंधी घटनाएं, आपको बादल वगैरह दिखा रखे हैं, ये आप देख लें। ठीक है, एरोप्लेन दिखा रखा, हालांकि थोड़ा सा नीचे दिखा रखा है, लेकिन ये पूर्णतः आप इसको स्ट्रेटोस्फीयर में माने। ठीक है, समताप मंडल में ही उड़ता है। ठीक है, ये जेट है, ये स्पष्ट आपको समताप मंडल में दिखा रखा है। उसके बाद मीजोस्फीयर में उल्कापिंड जल रहे हैं, ये देखिए। और थर्मोस्फीयर लिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, थर्मोस्फीयर या आयन स्फीयर एक ही बात है। तापमंडल और आयन मंडल, इसमें आप देखें सैटेलाइट लगी हुई है। अब चलते हैं आगे। जो अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किन किरणों से रक्षा करती है? इसका उत्तर है परावैंगनी किरणें। इन्हीं परावैंगनी किरणों को हम अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से आप समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को घेरे ऊपर कौन है? ओजोन लेयर। ठीक है, अब सूर्य से, ये सारे सूर्य यहाँ से पे देखिए, ये 3 किरणें आ रही हैं, एरो देख रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूवी। ठीक है, अब यूवी 3 प्रकार की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक यूवी सी टाइप होती हैं। ठीक है, ये वाली रेज सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये हमारी त्वचा की दूसरी परत में घुस जाती हैं और कैंसर का कारक बनती हैं। सामान्यतः प्रश्न वैसे पूछा जाता है तो उसमें परावैंगनी आता है ऑप्शन में, तो आपने परावैंगनी टिक कर देना है। अगर उसमें आए यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, तो आपने यूवी सी करना है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि कौन सी किरणें कैंसर का कारक बनती हैं या हानिकारक हैं, तब आपने यूवी सी करना है। अगर ये नहीं आए, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी ना आए और परावैंगनी आए अकेला और इसके साथ में अन्य किरणें आए, तो आपने परावैंगनी पर टिक कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया था कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती हैं। क्यों? ग्रीन हाउस गैसेज एक लेयर बना देती हैं पृथ्वी की ऊंचाई, कुछ ऊंचाई पर, और वो सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देती हैं लेकिन वापस नहीं जाने देती हैं, और ख़ास तौर से उस जगह पर जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होती हैं और गहरी लेयर बना देती हैं इस तरह से।
जब किरणें आएंगी तो सही, लेकिन वापस नहीं जाएंगी तो यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ जाएगा तो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हीं को वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। ये चिपको आंदोलन के जन्मदाता थे। ये इनका चित्र है। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन ये था कि ये पेड़ों को काटने से बचाने का आंदोलन था। ठीक है, ये कहाँ पर है चला था? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तराखंड में है। उस समय उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, 1970 की बात है ये। ठीक है, इसमें क्या करते थे कि जब पेड़ काटने आते थे तो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने से रोकते थे। इसी आंदोलन को इसलिए चिपको आंदोलन कहा जाता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा किससे नुकसान है? इसका उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC से। अच्छा, अब मैंने आपको पिछली जो क्लास में पढ़ाया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और किससे मिलती है? ये इस रेफ्रिजरेटर से मिलती है। यही CFC ओजोन परत को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। आपको पता ही है कि ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि वह हानिकारक जो किरणें सूर्य से आती हैं उनको रोक देती है। अब ये CFC जो कि प्रदूषण के कारण बढ़ रही है और इसको लगातार हानि पहुंचा रही है। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसी ओजोन परत के संरक्षण से, इसी को बचाने की, ठीक है, एक संधि हुई है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आज का जो आखिरी प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को। अब इसको आप समझिए, मैंने कई बार बता भी दिया इसमें कि ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक किरणों को रोक देती है, इसलिए इसे पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।